नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति और हिंदुम के दफ्तर में आज मेरे साथ जो लेखिका मौजूद है उनका नाम है पूनम पूर्णाश्री। उनकी किताब अर्थ स्त्री उवाच हाल ही में हिंदुम से प्रकाशित हुई है। ये एक लघु कथाओं का संग्रह है जिसमें स्त्री केंद्र में है और स्त्रियों पे ये कहानियाँ सभी लिखी गई हैं। तो आज उन लेखिका से हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू ज्योति। किताब के पहले मैं इस चीज़ पे बात करूंगी कि चूंकि इसके पहले एक किताब आई थी अंतराल, जो एक संस्मरण था और फिर एक लघु कथा संग्रह। तो लिखना कब शुरू हुआ? असल में ज्योति मैं बचपन से बहुत पढ़ती थी, मतलब पढ़ने लिखने से ज़्यादा मैं पढ़ती थी। तो मतलब मन में मैं गुनती रही और उस चीज़ को दिमाग में बैठाती रही कि कौन सी समस्याएं हैं, समाज को कैसे देखना चाहिए। और उसका नतीजा निकला कि मैंने शायद 15 या 20 साल पहले उनको कविताओं में या छोटे छोटे आर्टिकल्स में उतारना शुरू किया। तो अंतराल लिखने का मुझे आइडिया आया कि जब मेरे बच्चों ने मुझसे कहा कि मम्मी जब जो बातें आप उनको बताती हो अपने बचपन की, आप उनको लिखा करो ताकि आने वाली जनरेशन समझ पाए कि 40 साल पहले समाज कैसा था, क्या होता था, स्कूल्स कैसे थे, लिखना पढ़ना कैसे होता था, बच्चों का मनोरंजन का साधन क्या था। तो मैंने अंतराल लिखना शुरू किया और वो अच्छी बुक बनी और तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया और आज तक मैं अब लिख रही हूँ। तो एक संस्मरण के बाद एक लघु कथा कैसे लिखने का ख्याल आया? हाँ, क्योंकि कुछ साल पहले जब रवीश जी की बुक आई थी इश्क में शहर होना, लपरेक थी वो, एक सीरीज थी, मैंने पढ़ी थी वो। तो मैंने सोचा था कि मैं कभी लघु कथाएं लिखूंगी और मैं किस सब्जेक्ट पे लिखूंगी ये मैंने नहीं सोचा था। और वो जब रेखा चित्र मैंने देखे थे वो उनके बने हुए थे विक्रम नायक जी के, तो मुझे लगता था कि मेरी बुक में भी ऐसे रेखा चित्र होंगे और मैं एक छोटी छोटी कथाएं लिखूंगी। तो मेरा एक दोस्त है राहुल, उन्होंने कहा कि मैम आप लपरेक लिखिए। तो मैंने उनको कहा कि मेरी पहुंच लपरेक पर इतनी नहीं है, पकड़ मेरी कैद में है, बुलबुल पर है मेरी पकड़ तो स्त्रियों पर ज्यादा मेरी पकड़ है। तो मैंने वो छोटी छोटी कथाएं लिखनी शुरू करी जो मैंने भोगा देखा और समाज में व्याप्त स्त्री के संघर्षों को। तो उस पर मैंने छोटी छोटी कथाएं लिखनी शुरू करी और वो अच्छी कहानियां बनी और फिर उसको मैंने किताब की शेप में लाना शुरू किया। जी, किताब जब हम लिख रहे होते हैं तो मतलब एक होता है कहानी का फॉर्मेट। तो कहानी का फॉर्मेट एक अलग तरह का लिखन है। आप उपन्यास लिखते हैं तो आप उसको बहुत ब्रॉड लेवल पे लिखते हैं। लघु कथा लिखते वक्त आपको बहुत ही कम मतलब शब्दों में बहुत बेहतर बयां करने की एक कला होनी चाहिए। तो जब आपने संस्मरण लिखा होगा तो आपने उसमें कई तरीके की चीजें बहुत ज्यादा फील के साथ उसको लिखा होगा। तो आपको लगता है कि लघु कथा उस फील को दर्शा पाएगा या उतना बयां कर पाएगा जितना एक कहानी कर पाती शायद है? संस्मरण से ज्यादा मुश्किल था लघु कथा लिखना। अच्छा। क्योंकि वो तो मेरा बचपन था जो मैं उतारती जा रही थी। और वो क्योंकि जैसे होता है ना कि आपका मेरा जब मैं 10 साल की थी तब से मैंने लिखना शुरू किया। तो वो जितना भरा हुआ था मेरे दिमाग में वो सब ऐसे उतरता चला जा रहा था। बस उनको जरूरत थी थोड़ा सा भाषा को सुसंस्कृत करने की या वाक्यों को सजाने की। अलबत्ता वाक्य तो वो निकल ही रहे थे, लेकिन लघु कथा था लिखना था और वो भी मुझे स्त्री को केंद्र में करके लिखना था और वो भी एक विचार को एक लघु कथा में समेटना था जी मेरा मकसद। तो लेकिन लघु कथा के साथ साथ एक रेखा चित्र बनाने का जो आइडिया है वो भी बहुत अच्छा है। उनसे भी मैं इंस्पायर हुई थी कि अगर लघु कथा कुछ कहना भूल जाती है तो वो एक रेखा चित्र कह देता है। तो वही आइडिया मैंने लिया और उसमें रेखा चित्र भी बहुत अच्छे बने। तो अच्छी बुक बनी और अच्छी कहानी मेरा पूर्ण आकार लेने लगी और ऐसा मुझे लगा। बाकी तो पाठक बताएंगे कि उनको कैसी लगी। जी जी। और मतलब एक जगह आपने ना जब अपनी शब्द यात्रा लिखी हो तो एक तरह से भूमिका में जब आपने लिखा है तो आपने ये भी लिखा है कि मेरा मकसद सामान्य स्त्री जीवन की साधारण सी दिखने वाली दिनचर्या को मामूली शब्दों में बयां करना था, मतलब इस तरीके से। और आप ये भी कहती हैं कि बेहद मतलब बेहद गहराई से घुस के उसको मेरी कला नहीं है वो लिखने की, पर मैंने सामान्य जीवन को लिखा है। तो वो एक मतलब आपको क्या लगता है कि क्या आपने गहराई से नहीं समझा स्त्री को या फिर आपने अपने आप को कमतर पहले
पहले ही मान लिया कि नहीं मैं शायद उतना बेहतरीन नहीं लिखूंगी? नहीं, गहरे तो मैं स्त्री हूँ तो उतर ही चुकी हूँ। जी जी। हाँ, और क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करें या कुछ रिसर्च करें या प्रोफेसर बने तभी आप उन चीजों को गहरे से समझ पाएंगे। आप समाज में रह के एक स्त्री को नजदीक से देख के उनकी समस्याओं पे बात करके भी आप स्त्रियों की संघर्षों को जान पाते हैं। लिखना आपको आता है तो आप उनको लिख भी सकते हैं। तो साधारण मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं साहित्यकार नहीं हूँ। अच्छा। और मैं जन्मजात लेखिका भी नहीं हूँ। मेरे घर पे किसी साहित्यकारों का कोई जमावड़ा भी नहीं होता था। बस मुझे पढ़ने का शौक था तो मैं लिखना सीख गई। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं लिख सकती थी। और इसलिए मैंने कहा कि मैं एक साधारण स्त्री हूँ और मैंने वो देखा है, जिया है अपने पड़ोस में, रिश्तों में और अपने आसपास जितना है, तो मैंने उसको शब्दों में उतार के कहानी का रूप दिया। जी। और मतलब आपने इसमें एक जिक्र भी किया है जो रेखा चित्रकार है जो आपके, उनका नाम आप मुझे हिमांशु जी। तो उन्होंने जब इसकी रेखा चित्र जब वो बना रहे थे तो पहले रेखा चित्र बनी फिर लघु कथा लिखी गई या लघु कथा लिख करके फिर रेखा चित्र को दर्शाया गया उसके माध्यम से? नहीं, पहले लघु कथा लिखी है जी, और उसके बाद हमने डिस्कस किया है और कि इसके ऊपर कैसा रेखा चित्र जाना चाहिए, हमें किस विचार पे फोकस रखना है, क्योंकि आप जो विचार लिख रहे हैं वो मैच भी नहीं करने चाहिए ना। हर लघु कथा का विचार एक अलग है, तो उससे मैच करता हुआ वो आना चाहिए ताकि वो निकल के आए कि आप किस विचार को दिखाना चाह रहे हैं। तो रेखा चित्र सब बाद में बने हैं, पहले कथाएं लिखी गई हैं। आपको ऐसा लगा किताब जब आ गई फिर उसके बाद आपको ऐसा लगा कि कोई एक मुद्दा जो मेरे से लघु कथा में छूट गया है, ऐसा कोई भी मुद्दा जो आपको, स्त्रियों के कई मुद्दे हैं, बहुत सी चीजें हैं, उनको एक किताब में और समेटना तो बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कोई जरूरी मुद्दा जो आपको लगा कि इस किताब में शायद रह गया और मैं अगले किताब में उसको जरूर डालूंगी, ऐसा कोई मुद्दा? हाँ, ऐसा नहीं लगता मुझे, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जैसे तुमने अभी कहा जी। तो अभी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं याद आता कि कोई ऐसा मुद्दा छूट गया। हाँ, थोड़ा आजकल एक जो टॉपिक चल रहा है थोड़ा किसका है ये, जनसंख्या वृद्धि में है जी। आज एक समलैंगिकता पे बहुत एक टॉपिक काफी चल रहा है कि इसका क्या निदान है, या ये सच है या झूठ है, या मतलब लॉजिकली ठीक है क्या है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद एक दो कहानी ये भी ऐड कर सकती थी। हाँ। पर जितनी मैंने लिखी है साधारण सी स्त्री की साधारण सी दिनचर्या में प्रयुक्त होने वाले संघर्षों को दर्शाती हुई कहानियां शायद मैं पूरी लिख चुकी हूँ। हाँ, मतलब वो आपने मतलब उसको शायद सुना भी नहीं होगा, आपको लगा होगा कि ये एक कंट्रोवर्सी हो सकती है इस तरह की चीजें, समलैंगिकता पे लिखना या फिर इस तरह की जो महिलाएं हैं। हाँ, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ये भी सोच सकते हैं। और मैंने बहुत सोचा भी नहीं इसके बारे में, सोचा ही नहीं, बहुत सोचा भी नहीं जी। लेकिन मैं काफी फुलफिल, जो मेरे दिमाग में टॉपिक बहुत हुड़दंग मचा रहे थे वो मैं उतार चुकी थी, तो वो मैं काफी मुखरता के साथ पूरे में ला चुकी हूँ अपनी किताब में। क्योंकि आपने अपने जीवन में इतनी स्त्रियों को देखा होगा, तो आपको क्या कभी ऐसा लगा कि उस में जब आप एक मतलब कॉलेज टाइम में जब आप थे उस स्त्री में और आज की स्त्री में कितना फर्क है? फर्क तो बहुत आया है ज्योति, लेकिन कुछ मायनों में हम कहीं ना कहीं वहीं की वहीं हैं। या अगर फर्क थोड़ा इधर आया है, पढ़ाई अच्छी हुई है तो उनका सामाजिक या पारिवारिक जीवन है वो संघर्ष में है, या पारिवारिक जीवन उनका अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो ऑफिस में संघर्ष कर रही हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो स्त्रियों का चल ही रहा है। मतलब आपके समझ से वो चीज अभी मुझे पूरे तरीके से सही नहीं हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है। जितना भी मेरी उम्र है, जितना भी मुझे अनुभव है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी संघर्ष तो जारी है और अभी इसमें कितना टाइम लगेगा क्योर होने में नहीं मालूम। किताब का नाम अर्थी स्त्रीवाच क्यों सोचा आपने? अच्छा, एक्चुअली मैंने संस्कृत में मास्टर्स की है तो संस्कृत भाषा का मेरे ऊपर बहुत आधिपत्य रहता है, काफी कुछ सोचती रहती हूँ संस्कृत में।
तो जब मेरे दिमाग में आया तो कि स्त्री बोली, मेरे कहानी का तात्पर्य है अथ स्त्री उवाच, यानी इसके पश्चात स्त्री बोली। तो मुझे ये शीर्षक बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने इसको रखा। मतलब हिंदी किताब के लिए आपने एक संस्कृत टाइटल चुना। और तो मतलब ये भी एक, मुझसे कई लोगों ने ये सवाल भी किया था जब हम पुस्तक मेले में थे, तो कई लोगों ने पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो मैंने शायद उस समय ही आपसे ही पूछा था, फिर मैंने कई लोगों को ये बताया, क्योंकि मैं एक संस्कृत विद्यार्थी रही हूँ। अच्छा। हाई स्कूल तक। उसके बाद मैंने संस्कृत बिल्कुल ही, मतलब एक होता है कि मेमोरी से भी गायब हो जाना, इतने समय तक आप नहीं पढ़ते हो, पर जब ये शब्द मेरे सामने आए तो मेरे को लगा कि हाँ ये तो शायद संस्कृत ही है। संस्कृत। फिर जब आपने उसे बताया तो वो मैंने कई लोगों को ये चीज समझाई, और लोग हिंदी से तो दूर हैं ही, मतलब धीरे धीरे आ रहे हैं हिंदी की तरफ, पर संस्कृत से शायद बहुत ही दूर है। तो ये टाइटल इसलिए भी बहुत ज्यादा लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके अलावा क्या है कि जब हम स्त्रियों पे लिख रहे होते हैं तो हमारे साहित्य समाज में ये अपेक्षा की जाती है कि साहित्य जो है वो बहुत ज्यादा योगदान दे रहा है स्त्रियों की उन्नति में, उनको आगे बढ़ने में। आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं कि साहित्य का योगदान है? हाँ, साहित्य से बदलाव तो आता ही है ज्योति। समाज का आईना साहित्य है, साहित्य का आईना समाज है। जो समाज में हो रहा है वो साहित्य में लिखा जा रहा है, और जो साहित्य में लिखा जा रहा है वो समाज में हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बदलाव भी आएगा, क्योंकि जब पढ़ेंगे लोग, पढ़ने की, अगर एक स्त्री लिख रही है तो 10 स्त्री उसको पढ़ने वाली होनी चाहिए, तो वो हिसाब थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो बदलाव आएगा। और वो सोचना शुरू करेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग नकार रहे हैं, और बहुत आसानी के साथ कह देते हैं कि नहीं, अब आजकल ऐसा नहीं होता। अब तो लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं, कहाँ वो सास से पिट रही हैं या मार खा रही हैं, या ऑफिस में वो तो सास को मार देती है, या वो तो बॉस के साथ बहुत अच्छे से। तो ये ऐसा नहीं है, बहुत चीजें हैं जो अभी चल रही हैं, लेकिन बदलाव इस तभी आएगा जब पढ़ने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मुझे ऐसा लगता है। लिख तो रही हैं, लिखा तो जा ही रहा है। हाँ, मतलब स्त्रियों को स्त्रियां तो समझ ही रही हैं, वो लिखने में भी समझ रही हैं, वो अनुभव करके भी समझ रही हैं, पर मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ये चीजें और ज्यादा तब उन्नति होगी जब एक पुरुष समाज भी इस चीज को पढ़ के अप्लाई करे कि हाँ, मतलब ये प्रॉब्लम है। वो स्त्रियों को अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ, वो स्त्रियों को फिर अच्छे से समझ सकते हैं, अगर वो किताबें पढ़े या उनकी दुविधा जो भी है, परेशानियां, उनको समझे। मुझे लगता है स्त्रियों की किताबों को पुरुषों को अधिक पढ़ना चाहिए, स्त्रियों से ज्यादा। जी। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो उन सामाजिक घेरों में बंधी हुई हैं, फिर भी वो उस चीज को डिफेंड कर रही हैं। तो इस मतलब आपकी कहानियों में वैसा भी, मतलब कुछ आपने कोशिश की है कि उस बारे में कुछ लिखा जाए कि जो महिला है वो उसमें इतनी ज्यादा रंग गई है कि उसको वो चीज भी अपने प्रति किया गया विद्रोह नहीं, मतलब उसको लगता ही नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, और उसके लिए विद्रोह करने को तैयार भी नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं हमारे समाज में, बहुत दिख रही हैं, और उसको जब आपने लिखने में किया तो कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीज हो रही है? बहुत कम लोग हैं जो इसको खुल के एक्सेप्ट करने में। काफी कम लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि ऐसा होता है। वो कहते हैं काफी बदल गया है अब वो शायद इसीलिए वो नकार रहे हैं कि वो उससे भागना चाहते हैं, उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो एक, और स्वीकार करके ही तो बदलाव आएगा। तो स्वीकार करने में कोई गलत बात नहीं है, और मैंने हर चीज को इसीलिए लिखा कि उसको स्वीकार है तो अच्छा रहेगा, पुरुष भी स्त्री भी। तो इसीलिए स्त्रियों के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है कि आप जब एक लघु कथा लिख रहे हैं तो कई लघु कथाएं हैं इसमें, तो कोई एक लघु कथा जो आपको लगा कि आपके जीवन के, मतलब आपने अनुभव किया और उसने, मतलब ऐसे तो बहुत होता है कि हमारे सराउंडिंग महिलाएं हैं वो कर रही हैं सफर, और आप किसी चीज से पर्टिकुलर सफर कर रहे होते हो, तो इसमें वो कौन सा टॉपिक था जिससे आपने सफर किया अपनी लाइफ में? इसमें काफी कथाएं तो हम लोगों के से होके होती है। हाँ, बचपन है तो बचपन वाली होगी, जवानी है तो शायद जवानी में हमने अनुभव किया होगा, और शायद एक निषेध कहानी है, वो शायद मुझे लगता है कि वो शायद मैंने अपने को ही केंद्र में रख के लिखी है। तो वो मतलब क्या है उसका, कुछ आप अगर बताना चाहें?
मैं देती हूँ। हाँ उसमें जी। उसका कोई ऐसा अंश जो आप पढ़ के बताएं। मुझे लगता है कि शायद वो उसमें है कि हाँ इसमें है कि जो हम लोगों की एज में जब लड़कियां थी, हम कहीं भी जब जाते थे तो घर में 100 सवाल होते थे। कहाँ जा रही हो, कब तक आओगी, चुन्नी ले लो, और फ्रेंड के यहाँ जा रही हो माँ, पढ़ाई करनी है, कुछ नोट्स हल करने हैं, अच्छा कपड़े तो सुखा दिए ना, कि हाँ सुखा दिए। तो वहाँ क्या होता था ज्योति कि मैं अपनी फ्रेंड्स के घर भी जाती थी तो देखती थी हम लोगों के जो कपड़े होते थे वो टॉवल से ढक के सुखाए जाते थे। तो मैं उनको देखा करती थी। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता था, जब हम अपने कपड़े सुखाते थे तो मम्मी या अम्मा कहती थी कि उनके ऊपर तौलिया ढक देना। जेंट्स के कपड़े सूखते थे। हाँ मतलब बेसिकली वो इनर वियर की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि इनर वियर को ढक के हाँ उनको पर्दों में रखा जाता था। पर्दों में रखा जाता था। हस्बैंड जेंट्स लोग के कपड़े ऐसे उनकी नजर ना पड़े, उनकी नजर ना पड़े, उनके कपड़े तो खुले ही सूखते थे। तो ढके सुखा दिए है ना, कि हाँ ढक दिए हैं। तो मन ही मन में ये आता था कि आप तो मतलब मेरे पापा के या भैया के कपड़े खोल खोल के धोती हो। अब वो खोल खोल के मुझे कहाँ से आया सुनाई कि जब मैं कहीं देखती थी औरतों को कपड़े धोते हुए, हम लोग अपनी सहेलियों के घर ऐसे ही चले जाते थे, आंगन में बैठ जाते थे, भाभियां हैं या उस घर की स्त्रियां हैं, वहाँ पे कपड़ों का ढेर होता था। तो जब जेंट्स नहा के निकलते हैं वो अपने कपड़ों को कोने में फेंकते हुए चले जाते हैं। उसके बाद वो औरतें कपड़े धोने के लिए बैठती हैं, तो वो जो कपड़े होते थे वो जिस शेप में उतारते थे ना, वो उसी शेप में पड़े होते थे। अच्छा मतलब उसे वो सीधा भी नहीं करते थे। तो वो औरतें उसको उठाती थी और उसको सीधा करती थी और खोलती थी पहले, फिर उसको वो धोती थी। तो मेरे उस जहन में वो सीन क्रिएट हुआ ये कहानी लिखते समय कि तुम उनके कपड़े तो खोल खोल के धोती हो और मैं अपने कपड़े खोल के भी नहीं सुखा सकती। तो मैं इस कहानी में ये कहना चाहती हूँ। हाँ, तो ये तो आप अगर कोई अंश जो इसका कोई भी जो नरेशन है जो आप पढ़ना चाहें, जो बताना चाहें उसके माध्यम से। मीनू जब तक माँ को आंखों में तिनके के समान खटकती, चलते फिरते उठते बैठते, और कहीं जब बाहर जाती तब तो जैसे भूचाल ही आ जाता। कहाँ चली, क्यों चली, कब तक आएगी, चौके भी तो काम है। ऐसे हजार बहाने माँ की जुबान पर रहते उसे घर में रोकने के लिए। कुछ दिनों से मीनू को महसूस होता था जैसे माँ उसे खाना भी कम देती है, क्योंकि आज जब उसने माँ से एक और रोटी मांगी तो माँ ने इस तर्क के साथ उसको मना कर दिया कि मोटी हो गई तो कोई तुझसे शादी भी नहीं करेगा। मीनू भी तब चुप नहीं रह सकी और भाई को छेड़ते हुए बोल पड़ी, इसे भी एक रोटी कम दो माँ, ये भी मोटा हो गया तो इसे भी कोई लड़की घास नहीं डालेगी। अरे मेरे चंदा के लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। भाई के लिए माँ की इस मनोहार से आहत मीनू के इन शब्दों ने उसके गले से बाहर का रास्ता ढूंढ ही लिया। आप जैसी माओं का यही हाल रहा ना तो एक लड़की के लिए 10-10 लड़कों की लाइन लगेगी माँ। बहुत ही सुंदर। इसमें साफ तौर पे आपने दिखाया है कि एक घर में एक लिंग भेद की जो परेशानियां हैं उनको कैसे वो किया जाता है, खुलेआम किया जाता है। जी दर्शकों को आप अगर किताब के बारे में कि वो किताब क्यों पढ़ी ये अगर बताएंगी। हाँ, मेरी किताब को अगर आपको स्त्रियों के संघर्षों को समझना है तो आपको किताब पढ़नी होगी, और उसमें छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, मैंने बार बार ये कहा है कि मैं बहुत गहन विश्लेषण नहीं कर सकती। मैं स्त्री विज्ञान की प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक हाउसवाइफ रही हूँ, और मैंने जो अपनी साधारण सी स्त्री की दिनचर्या में जो संघर्षों को देखा है, और हम कहते हैं कि जब लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं तो वो बहुत सवाल करती हैं, जवाब मांगती हैं, या वो लड़के रिजेक्ट करने लग जाती हैं, या तलाक जल्दी लेने लग जाती हैं कि भाई वो तो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो साथ नहीं रह सकती, वो एडजस्ट नहीं कर सकती। हम तो कितना एडजस्ट करते थे। तो ऐसा नहीं है। एक कमजोर निम्न तबके से आने वाली लड़की जो अशिक्षित भी होती है,
बुरा उसको भी लगता है, पति की मार खा के हंसती तो वो भी नहीं है जी ना। बिल्कुल। तो उसको भी एहसास होता है कि गलत क्या है, और वो भी थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती है। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको एक साधारण सी स्त्री की साधारण दिनचर्या में आने वाले छोटे छोटे संघर्षों को पढ़ना है। तो आप मेरी किताब जरूर पढ़ें और इस चीज को, और मुझे अवश्य बताएं कि मैंने इसमें क्या लिखा है और क्यों लिखा है और आपको कैसा लगा। जी, दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि अति स्त्री वाच जो है यह किताब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। किताब को पढ़िए, किताब स्त्री को केंद्र में रखकर लिखी गई है और जरूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि स्त्रियों के संघर्ष क्या हैं, स्त्रियाँ किन परेशानियों से गुजर रही हैं, और शायद आप थोड़ा बहुत और समृद्ध कर सकें उनके संसार को। तो योगदान कीजिए, और हम अगली बातचीत में फिर नए लेखक के साथ मिलेंगे और बातचीत करेंगे एक नई किताब पे। तब तक के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।